Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. This is Asad Ali from Group 6. My team members are Fiza Usman, Hafiza Palvasha, Faidan Rashid, Laiba Shehzadi, and Malaika Javed. The topic of our presentation is clinical biochemistry. First of all, we will discuss the outlines of our topic, which are introduction of clinical chemistry, importance of clinical chemistry, disorders, biochemistry and medicines are intimately related. Role of clinical biochemistry, lab instruments, lab reagents, lab glasswares, types of clinical tests, and finally laboratory tests, which include uric acid, cholesterol, bilirubin, and creatinine. फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जिसे कि हम केमिकल पैथोलॉजी, केमिकल बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी डिजीज को डायग्नोस या क्योर करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स का एनालिसिस करते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री की एक अप्लाइड फॉर्म है और क्लिनिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम बॉडी के किसी भी फ्लूइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम सीरम और प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा एंड सीरम? ब्लड की क्लोटिंग से पहले अगर हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो उसके नतीजे में जो हमारे पास फ्लूइड आता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और ब्लड की क्लोटिंग के बाद जो हमारे पास येलो वाटरी पार्ट ऑफ ब्लड हमें मिलता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ ब्लड सेल्स, वो सीरम कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की इम्पोर्टेंस। क्लिनिकल टेस्ट की मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में मौजूद बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की मदद से हम किसी भी डिजीज की सिवियरिटी को डायग्नोस कर सकते हैं और इन क्लिनिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट वैल्यूज हमारे पास आती हैं, इन रिपोर्ट वैल्यूज की मदद से क्लिनिशियंस को ये उनको मदद मिलती है कि वो अपने पेशेंट्स को ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी स्क्रीनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज द डिसऑर्डर्स। किसी भी ह्यूमन बॉडी में मौजूद कोई भी डिजीज उस बॉडी की बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस में एबनॉर्मेलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। इन डिसऑर्डर्स की कई टाइप्स हैं, हमने चंद टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। इनको देखते हैं। फर्स्ट टाइप इज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशन की पैटर्न में डिफेक्ट की वजह से होते हैं, जैसा कि ओवर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी और आयरन डिफिशियंसी, which is also called anemia. Second type is immunological disorders. Immunological disorders caused due to defective immune system। और अगर इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव नहीं भी है लेकिन इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी भी बाज़ ये डिसऑर्डर काज कर सकती है। हमारे पास एक मिसाल है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की, विच इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। थर्ड टाइप इज द एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जब भी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम में डिफेक्ट आता है तो इस एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से इससे निकलने वाली जो हार्मोन्स की सेक्रीशंस हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। और जब हार्मोनल सेक्रीशंस पे इफेक्ट पड़ता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स की एक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जो हमारे पास जो एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे थे वो इफेक्ट होंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी इफेक्ट होंगे और एज अ रिजल्ट हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं डायबिटीज मेलिटस और एडिसन्स डिजीज। फोर्थ टाइप इज द जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स पहले तो डीएनए मॉलिक्यूल में डिफेक्ट की वजह से भी हो सकती है, इसके अलावा ये जीन में म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकती है। और अगर वो जीन्स जो कि स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर और वो म्यूटेटेड हो जाएं तो ये म्यूटेटेड जीन जब ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं तो ट्रांसलेशन के नतीजे में बनने वाली जो प्रोटीन्स
होंगी वो भी डिफेक्टिव होंगी, और जब ये डिफेक्टिव प्रोटीन्स जो कि म्यूटेटेड जीन से बनी थी ये बॉडी में जाएंगी तो ये डिसऑर्डर्स कॉज करेंगी, फॉर एग्जांपल कैंसर एंड सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन का आपस में रिलेशन क्या है। जब भी एक बॉडी में डिजीज होती है तो इस डिजीज के नतीजे में उस बॉडी का पहले तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में तब्दीली आती है उसके, और उसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में तब्दीली आती है। इन होम्योस्टेटिक और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में चेंज की वजह से उस बॉडी में मौजूद सेल्स और उसके जो फ्लूइड्स हैं उनमें मौजूद बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, और इन बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंसंट्रेशन जो कि चेंज हो चुकी है इसको हम एज अ पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। लिहाजा जब एक पेशेंट जो है वो अपना क्लिनिकल टेस्ट करवाने जाता है तो उसका एक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन लिया जाता है। वो स्पेसिमेन ब्लड भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है, सीरम भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टेस्ट। स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद उससे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब्स के अंदर उसका एनालिसिस किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स, और इन मेथड्स का परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल रेंज के साथ जिसे हम रेफरेंस रेंज भी कहते हैं, और कंपैरिजन के बाद हमारे पास जो फाइनल रिपोर्ट्स आती हैं उस टेस्ट की उन रिपोर्ट्स की मदद से जो फिजिशियंस हैं वो किसी भी डिजीज को डायग्नोस और उसकी ट्रीटमेंट में उनको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट माय कलीग पलवर शाह विल कंटिन्यू द टॉपिक। अब नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है द स्पेशल केमिस्ट्री। इसके अंदर एलेबोरेट टेक्निक सच एज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मैनुअल टेस्टिंग मेथड्स को यूज किया जाता है। क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड डायग्नोसिस ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के हार्मोन्स को स्टडी किया जाता है, उनका बैलेंस कहीं वो डिसबैलेंस तो नहीं, उनका वो अनबैलेंस तो नहीं। डायग्नोसिस ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है उसको हम क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में हम द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑफ अब्यूज एंड अदर केमिकल्स। इसके अंदर द ड्रग्स ऑफ अब्यूज हैं लाइक निकोटीन, कोकेन, इन सबको हम स्टडी करते हैं कि इन ये टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो जब इनका लेवल हमारी बॉडी में डिटेक्ट होता है तो ये हम ये स्टडी करते हैं कि नाउ इसका लेवल ज़्यादा है, इसका ये प्रेजेंट है, तो अब हम इसके नाउ क्या हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसके बाद आ जाती है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ थेराप्यूटिक मेडिकेशन लेवल टू ऑप्टिमाइज डोजेज। अब पेशेंट को कोई ड्रग दी गई है, अब हमने देखना है उसका लेवल उसके अंदर कितना ज़्यादा लेवल तो नहीं, ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा अगर चला गया तो वो टॉक्सिक हो जाएगा उसकी कंडीशन के लिए। अगर उससे कम है तब भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई हम उसके बॉडी फ्लूइड्स को लेके सीरम लाइक प्लाज्मा इनको लेके हम उसका टेस्ट करते हैं कि इनका लेवल कितना है ताकि उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूरिन एनालिसिस। इसके अंदर केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन करते हैं हम फॉर अ वाइड अरे ऑफ डिजीजेस अलोंग विद अदर फ्लूइड्स सच एज सीएसएफ एंड इफ्यूजन्स। हम यूरिन भी बायोलॉजिकल फ्लूइड है, इसके साथ सीएसएफ एंड इफ्यूजन्स। इफ्यूजन्स होते हैं एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा बॉडी फ्लूइड्स का कहीं पे होना, जिसके एक एग्जाम्पल होते हैं यूरिनोथोरैक्स के, थोरैक्स के अंदर यूरिन का अमाउंट प्रेजेंट हो, ये एक डिजीज कंडीशन होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक बायोकेमिस्ट काम कर रहा है लैब में, उसको पता हो कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट दैट ही इज गोइंग टू यूज। तो फर्स्ट उसका आ जाता है कि देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हम देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर है, देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, फोटोसाइटोमीटर। इनके अंदर हम लाइट को यूज करते हैं, जिससे लाइट की एब्जॉर्बेंस से हमें पता चल जाता है कि जो हम केमिकल को जो कॉन्स्टिट्यूएंट को हम टेस्ट करना चाहते हैं वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। सेमी ऑटो एनालाइजर्स हैं,
फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट को एनालाइज करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड क्रोमेटोग्राफिक यूनिट्स हैं, रियल टाइम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस हैं, डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं जिसके अंदर हम डिस्टिलेशन करते हैं, बैलेंसेस हैं बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसे हम अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज इनको हम सेपरेट करते हैं, वाटर बाथ्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, ओवन हैं, कूलर्स हैं एंड रेफ्रिजरेटर्स जिनके अंदर हम इनको कूल करते हैं एटसेट्रा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन एनालाइट्स इन द क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी। अब जिन एनालाइट्स को जिनकी हमने अननोन कंसंट्रेशंस को फाइंड करना है वो कौन से हैं, हम जिनको स्टडी करते हैं इन क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर। फर्स्ट पे हम पढ़ते हैं आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं एंड मिनरल्स हैं। इसके अंदर आ जाते हैं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेड है, आयरन है। उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर हम है पढ़ते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर आ जाते हैं मेटाबोलाइट्स हैं। उसके आगे से हैं टाइप्स ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, यूरिया, लैक्टिक एसिड, बिलिरुबिन, क्रिएटिनाइन, ट्राइग्लिसराइड्स, अमोनिया एंड साइटोस्टैटिन। सी इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स भी हैं एंड नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड भी हैं लाइक यूरिया मेटाबॉलिज्म में जो प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद है थेराप्यूटिक ड्रग्स जो हम एज यू नो कि जो हम डोजेज फॉर्म्स में यूज करते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग्स जो है उसके अंदर आ जाती हैं थियोफाइलिन है, डिगोसिन है एंड फेनेटोइन है एंड वेल्पोरिक एसिड है। उसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है उसमें आ जाती हैं अल्कोहल, एथनॉल, सैलिसिलेट जिसमें एस्पिरिन है, और ड्रग्स ऑफ अब्यूज जो कि हमारी ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान है अगर हम इनको ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। बार्बिचुरेट्स हैं एंड कोकेन एंड एटसेट्रा। उसके बाद है लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो हैं एल्ब्यूमिन्स हैं, ट्रांसफेरेंस हैं, फेरेटिन है, एंजाइम्स हैं, लाइपेज, अमाइलेज, एलानिन है, अमीनो ट्रांसफरेजेस हैं, एस्पार्टेट हैं एंड मैनी मोर। ये एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत से केमिकल प्रोसेसेस स्टॉप हो जाते हैं। अगर इनकी एफिशिएंसी ज्यादा इनकी अमाउंट हो जाए तो भी ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। ज्यादा अगर इनकी अमाउंट कम हो तो डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद है डिफेंस प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एज वी नो दीज आर एंटीबॉडीज हैं एंड कॉम्प्लीमेंट C3, कॉम्प्लीमेंट C4 ये हमारी बॉडी में एज ए डिफेंस काम करते हैं। लिपोप्रोटीन्स के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं एंड लिपोप्रोटीन A। इनका लेवल भी एक नॉर्मल अमाउंट में हो, एक सर्टेन रेंज के अंदर इनका भी लेवल होना चाहिए। अगर इनका लेवल ज्यादा हो जाए तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव कंडीशंस हो सकती हैं जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक है। उसके बाद प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन एज वी नो कि हमारे आरबीसीज हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं तो उनके भी आगे से हम टेस्ट करते हैं उसकी प्रेजेंस को भी। अगर इसकी प्रेजेंस ना हो, हीमोग्लोबिन ना हो तो एनीमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बायोकेमिस्ट्री डिपेंड अपॉन केमिकल एंड रिएजेंट्स। अब जो क्या हमने जिनको कंसंट्रेशन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हमने फाइंड करनी है उनके लिए हम केमिकल्स यूज करेंगे कि उनका रिएक्शन हो, कलर मिले हमें या उनकी कंसंट्रेशन हमें पता चले, तो उसके लिए हम रिएजेंट्स एंड केमिकल्स को यूज करते हैं जिसके अंदर आ जाते हैं यूज ऑफ एनालिटिकल ग्रेड अल्ट्रा प्योर केमिकल फॉर रिएजेंट प्रिपरेशंस है। उसके बाद है यूज ऑफ रेडीमेड रिएजेंट किट्स को भी हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल एंड कैलिब्रेटर्स को हम लैब में यूज करते हैं। स्टैंडर्ड जिसकी हमें जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है, कंट्रोल जिसको हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं जिसके टू फाइंड एरर, और कैलिब्रेटर जिसमें हमें रीडिंग्स हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिमेंस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जिससे हम क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री लैब ग्लासवेयर हैं, प्लास्टिकवेयर जिसके अंदर अब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम ये परफॉर्म करेंगे लाइक यूज ऑफ ब्रोसिल मेड है जो ग्लासवेयर, टार्सन है, टेस्ट ट्यूब्स हैं, पिपेट्स यूज करते हैं हम, प्लास को यूज करते हैं हम, बीकर्स को यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स हैं एंड रिएजेंट बॉटल्स हैं। उसके बाद है हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। अब
हम जो टेस्ट कर रहे हैं उनकी टाइप्स हैं। ये रूटीन बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वेस्टिगेशन है, ये मैनुअल टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आ जाते हैं ब्लड ग्लूकोज, जिसको हम फास्टिंग के अंदर पोस्ट प्रांडियल एंड रैंडम हम इनको चेक कर सकते हैं इनकी कंसंट्रेशन को। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो हैं उसके अंदर यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन एंड बिलिरुबिन, इनकी भी हम कंसंट्रेशन को बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ब्लड है, ब्लड की पीएच, अगर इसकी पीएच ज्यादा हो कम हो ये एसिडोसिस एल्कोलोसिस को कर सकते हैं जिसके जो बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को की कंसंट्रेशन को एंड बायोकार्बोनेट्स की। तो सेकंड पॉइंट है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसके अंदर आ जाते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ड्रग्स है, क्रोमेटोग्राफी है, इन टेस्ट को भी हम यूज करते हैं। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट ये एक स्पेसिफिक मींस के ऑर्गन से स्पेसिफिक ये टेस्ट हैं, लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के फंक्शन के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। कार्डिक प्रोफाइल ऑर्गन के अकॉर्डिंग वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट है, थायरोक्सिन के लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है, अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाए तो वो मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है जो कि प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद फिर थायरोक्सिन का अगर लेवल कम हो जाए तो वो भी बॉडी के लिए ठीक नहीं। और रिप्रोडक्टिव फंक्शन टेस्ट, लाइक अगर हम यूरिन का देखें तो यूरिन का जब टेस्ट किया जाता है, अगर रिप्रोडक्टिव फंक्शन टेस्ट आपने करना हो तो उसके अंदर एसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है उस वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ये हार्मोन है जो टेस्ट किया जाता है, ये वाला हार्मोन की अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है बायोकेमिकल टेस्ट प्रोफाइल्स एंड बायोमार्कर्स। लिपिड प्रोफाइल्स आ जाती हैं, कार्डिक प्रोफाइल, डायबिटिक प्रोफाइल एंड बोन मार्कर्स। ये जो बायोमार्कर्स होते हैं ये एक किस्म के ये होते हैं डीएनए। तो सेल के अंदर अल्ट्रेशंस हैं आ जाती हैं कि तभी ये ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा, ऑर्गन में मेल फंक्शनिंग आ गई है, तो इनके थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं कि सेल में मसला है, किस चीज में मसला है। अगर डीएनए में प्रॉब्लम है तो देन बायोमार्कर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ड्यू टू चेंज इन द डीएनए ये ये ऑर्गन मेल फंक्शनिंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स उस्मान। आज मैं आपको बताऊंगी क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट के बारे में। Creatinine blood test measures the level of creatinine in the blood. Creatinine is a waste product that forms when creatine breaks down. Creatine is found in body muscles. Creatine is eliminated as one of the waste products through urine by kidney. सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिनिन की, जो कि एक बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो क्रिएटिन की ब्रेकडाउन से बनता है। इसको हमारे किडनीज हमारी बॉडी से एलिमिनेट करती हैं यूरिन के थ्रू। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिनिन टेस्ट. Creatinine test is done to diagnose any kidney-related diseases. It is included in a group of tests called renal functioning test or RFT that provides information about functioning of kidneys. क्रिएटिनिन टेस्ट जो होता है ये हमारे हेल्प करता है डायग्नोज करने में किडनी रिलेटेड डिजीजेस को। अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है या फिर हमें किडनी की फंक्शनिंग को पता करना है तो हम क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन इज अ क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट डन, लाइक तब एक डॉक्टर आपको क्रिएटिनिन टेस्ट रेकमेंड करता है। दिस टेस्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ अ किडनी डिजीजेस अपीयर। नंबर 1 इज वीकनेस, फटीग एंड ट्रबल स्लीपिंग, a loss of appetite, swelling in the face, wrist, ankle or abdomen. ये सबसे हाईलाइटेड सिम्टम है। अगर ये सिम्टम हो तो डॉक्टर for sure आपको कहता है कि आप RFT कराएं या फिर क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट कराएं। Puffiness under the eyes, lower back pain near the kidneys, changes in the urine output and frequency, urine that is foamy and bloody, high blood pressure, nausea and vomiting. Next is how this test is performed. This test is done either through blood or urine. For a blood test, a healthcare provider will take a blood sample from vein in the arm. ये सबसे कन्वेंशनल मेथड है और मोस्ट कॉमनली ये यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी वेन में से ब्लड कलेक्ट करता है सिरिंज के थ्रू और उसको फिर उस सैंपल को स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया जाता है। Next is for urine test, the sample is collected in a container as per advised methodology and then refrigerated before the container is returned to the laboratory.
ये इतना कॉमन नहीं है और इसकी मेथडोलॉजीज डिफर करती हैं। लाइक आपके जो लैब टेक्नीशियन है वो आपको बताता है कि कैसे आपने करना है। यहाँ पे 24 आवर्स में किया जाता है, यहाँ पे एक ही यूरिन सैंपल से किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट डज क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स मीन। Normal creatinine levels ranges from 0.7 to 1.3 milligram per deciliter in men and 0.6 to 1.1 milligram per deciliter in women. People who are more muscular tend to have higher creatinine levels. Results may also vary depending on the age and gender. जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेल्स में ये ज़्यादा होता है और फीमेल्स में क्रिएटिनिन लेवल कम होता है। इसके अलावा एज भी मैटर करती है। छोटे बच्चों का क्रिएटिनिन लेवल कम होता है, बड़ों का ज़्यादा होता है। High serum creatinine levels in the blood and lower levels in urine indicate that kidneys aren't functioning properly. अगर ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है और यूरिन में कम है तो ये साफ पता चलता है कि आपकी किडनीज ठीक काम नहीं कर रही। लेकिन इस हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में और भी वजह से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लॉकेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ये ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकती है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी पार्ट में स्वेलिंग की वजह से भी हो सकती है ब्लॉकेज। नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिजीजेज, अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज लेवल, डिहाइड्रेशन, congestive heart failure and bacterial infection in kidneys. Earlier amount of creatinine also changes due to some temporary conditions such as pregnancy, intense exercise, protein-rich diet, and some medicines such as aminoglycosides. क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में टेम्परेरी कंडीशंस की वजह से भी फ्लक्चुएट करता रहता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में, इंटेंस एक्सरसाइज में, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और क्रिएटिन ज़्यादा मिलता है बॉडी में, जिसकी ब्रेकडाउन की वजह से क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट भी नहीं खाने देते। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप क्रिएटिनिन टेस्ट करवाने से कुछ दिन पहले मीट या फिर कोई भी प्रोटीनिशियस डाइट लेना छोड़ दें। और कुछ मेडिसिन भी क्रिएटिनिन लेवल को ज़्यादा करती हैं ब्लड में। फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं। थैंक यू। अब फैज़ान रशीद आगे से कंटिन्यू करेंगे। My name is Mohammad Faizan Rashid. Now we talk about bilirubin test. Bilirubin basically a brownish yellow pigment produced in liver due to breakdown of RBCs in a human body, and it excrete and travel through the liver, gallbladder, and digestive tracts. The normal ranges of bilirubin level in human body is 0.3 to 1.2 milligram per deciliter, while in children the level of creatinine is higher than 20 to 25 milligram per deciliter, cause neurological damages. By increasing the level of bilirubin, which accumulate in the bloodstream and cause a condition Jodine's, which cause the yellowish of skin color and eye color in adults and children. ये जो कंडीशन है जोडियंस की, जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं, ये बड़ों और जो बच्चों में है, दोनों में कंडीशन काज हो सकती है ड्यू टू अकोमोलेट्स इन ब्लड स्ट्रीम और हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बट ये जो कंडीशन है ये जब न्यू मॉर्न बेबीज में होती है, ये बेसिकली तब हम इस कंडीशन को कहते हैं न्यू बॉर्न जॉन्डिस। इस कंडीशन में बेसिकली ये जो बिलिरुबिन का लेवल न्यू बॉर्न में इंक्रीज होता है, वो होता है नॉट प्रॉपरली फंक्शन ऑफ लीवर के। लीवर अभी उसको बिलिरुबिन को प्रोसेस करने के लिए एबल नहीं होता, इसलिए ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है जो कि कुछ वीक्स में कवर अप हो जाती है और ये हार्मलेस नहीं होती। ये जो कंडीशन है बिलिरुबिन, जो ये येलोइश कलर टाइप जोडियंस एक कंडीशन काज करती है, इसका ये ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन होती है जो कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज की वजह से इंक्रीज होती है। बट ये जो लेवल ऑफ बिलिरुबिन
इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम काज नहीं होती, बट ये जो लेवल ऑफ बिलीरुबिन है ये लो होता है बाय कैफीन, पेनिसिलिन, बारबिटूरेट्स एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि बिलीरुबिन का लेवल को लो कर देती हैं। और इसी की वजह से ये इसकी जो लेवल ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन है ये और भी कंडीशंस काज कर देती हैं, जैसे कि गाल स्टोन्स हैं, हेपेटाइटिस है जिसे हमें पता है ABC जो भी हैं हेपेटाइटिस वगैरह, उस वो हेपेटाइटिस काज कर देते हैं, लीवर के डिसफंक्शंस वो पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। और ये बेसिकली जो लेवल ऑफ इंक्रीज ऑफ बिलीरुबिन है जो ये कंडीशंस काज कर देते हैं, ये बेसिकली इनके जो सिम्टम्स हैं वो हैं चिल्स, फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग्स etc। बिलीरुबिन के लेवल को टेस्ट जो ह्यूमन बॉडी में टेस्ट करने के लिए जो मेथड है वो बेसिकली यूरिन एनालिसिस की वजह से होता है, थ्रू होता है, जिसके जो एक पेनलेस है। इसमें बेसिकली 24 आवर का यूरिन कलेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी से, जो एक्सक्रीट होता है उसको 24 आवर में जितना भी यूरिन होता है उसको एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है और उसी को फिर एक कंटेनर में प्रोसेस करके ईजियर से और उसको एक कंटेनर में एयर टाइट करके उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, जो कि हमने पूरे 24 घंटे में कलेक्ट किया होता है। इसके जो रिजल्ट हैं वो बेसिकली ये होता है कि जो हमने 24 घंटे का यूरिन एक ह्यूमन बॉडी से कलेक्ट किया होता है 24 आवर्स कोर्स का, वो कुछ ही दिन में अपना टेस्ट शो कर देता है। बेसिकली जो हेल्दी पर्सन है उसमें जो बिलीरुबिन है उसका वो प्रेजेंट नहीं होती यूरिन में, क्योंकि 5 से 10% ये डाउनलोड होती है, जो कि बहुत ही माइनर रेंज होती है और वो इतनी डिटेक्ट नहीं होती उस यूरिन में। बट अगर ये बिलीरुबिन डिटेक्ट हो जाए और टेस्ट शो हो जाए तो हम इसकी रेंज को मुहैया करने के लिए फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, ताकि हम इस बिलीरुबिन की लेवल को बिलीरुबिन का जो डिटेक्शन है जो यूरिन एनालिसिस की वजह से होती है वो बेसिकली ब्राउनिश येलो कलर इन यूरिन में से डिटेक्ट हो जाता है। इस लेवल ये जो बिलीरुबिन का लेवल है जो चिल्ड्रन में इंक्रीज करता है और टेम्पररी एक डिजीज काज करता है जॉन्डिस, जिन्हें नॉन न्यू बॉर्न जॉन्डिस कहते हैं। ये इस जो ये बेबी के अंदर जो ये लेवल बिलीरुबिन का इंक्रीज होता है ये फोटोथेरेपी की मदद से इसको कवर अप क्लियर अप किया जा सकता है। जो इस कंडीशन में फोटोथेरेपी में हम बेबी को एक लाइट लैम्प के नीचे रख देते हैं जिसे हम इंक्यूबेटर भी कहते हैं, उसमें हम बेबी को एक्सपोज करते हैं लाइट रेज के सामने, तो जिसकी वजह से बिलीरुबिन वाटर सॉल्युबल हो जाता है और इजीली रिमूव फ्रॉम बॉडी हो जाता है और बिलीरुबिन का लेवल हाई से कम हो जाता है। इसको ट्रांसफ्यूशन के जरिए भी हम इसका लेवल ब्लड में कम कर सकते हैं। नाउ ऑनवर्ड uric acid test. Uric acid test is also known as uric acid test is also known as serum uric acid test. It determines how much uric acid is present in our blood. अब यूरिक एसिड टेस्ट जो है वो एक बेसिकली एक सीरम यूरिक एसिड मेजरमेंट है जो बताती है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें कितना यूरिक एसिड प्रेजेंट है और हमारी बॉडी कितना यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है और कितना यूरिक एसिड रिमूव कर। नेक्स्ट है कि यूरिक एसिड जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस जब अब आपकी बॉडी में एक फूड जो कि है प्योरीन कंटेनिंग फूड है जो ब्रेक डाउन होते हैं तो केमिकल प्रोड्यूस होता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। फूड एंड बेवरेजेस जो कि प्योरीन में हाई कंटेंट है वो है लीवर, एक्वेज, मैक्रेल और ड्राइड बीन्स। अब हाइपर यूरिसीमिया है एक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है ब्लड में। नेक्स्ट है
High levels of uric acid are associated with a condition called gout. अब जब ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल ज्यादा होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गाउट। गाउट जो है ये अर्थराइटिस की एक फॉर्म है जहां आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है और आपके फीट और बिग टोज स्वेल कर जाते हैं। एक और कॉज है हाइपरयूरिसीमिया का और वो है कि जब आपको कैंसर होता है या कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट होता है तब आपके मोस्टली जब आप लेजर या फिर आपको लेजर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं तो तब आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो डाई कर जाते हैं। बॉडी सेल्स की उस डेथ की वजह से यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है बॉडी। दूसरा है कि यूरिक एसिड की जो है लेवल है वो कभी कभी आपके ब्लड में डिक्रीज कर जाती है और इसका मेन सिम्टम होता है कि ये लिवर और किडनी डिजीज होती है। जब यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज करता है तो उस सिम्टम को हम कहते हैं एस्कोनिस। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है जो प्रिवेंशन करवाता है ग्लूकोज और यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट है कि पर्पस ऑफ यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट। पर्पस क्या होता है? ये एक आम टेस्ट है, आजकल बहुत मोस्ट कॉमनली हर लैब में हो रहा है। इसका मेन पर्पस है कि जब कंडीशन लोगों को गाउट होता है तो उसकी डायग्नोसिस होती है और उसको मॉनिटर करने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं और ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो वो पेशेंट मोस्ट यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं किडनी फंक्शन को और किडनी स्टोन्स को किडनी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए भी यूरिक एसिड टेस्ट करवाया जाता है। सेकेंड, पर्पस से नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेक्स्ट स्लाइड। प्रिपेयरिंग ऑफ यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट। यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट में जब हमारे पास इंटरफेरेंस होती है और इंटरफेरेंस की वजह होती है अल्कोहल। जब आप अल्कोहल कंजप्शन करवाते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन जैसे एस्पिरिन है और आइबुप्रोफेन है या फिर आप विटामिन सी कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं या फिर जो डाइज होती हैं एक्सरेज की अगर वो आपके साथ मतलब रिएक्ट किए तो उसकी वजह से यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट बहुत इफेक्ट होता है। और जो टेस्टिंग प्रोसीजर में आपसे ब्लड सैंपल लिया जाता है उसको हम वेन्यू पंक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट द टेस्ट रिजल्ट मीन। अब यूरिक एसिड टेस्ट जो मेनली है वो मेन हमारे सेक्स पे डिपेंड करता है कि अगर जो वुमेन है उसका मेन है 2.5 टू 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन मैन में यही रेंज 4 टू 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। जबकि ये जो वैल्यूज हैं ये वेरी करती हैं डिफरेंट लैब्स में। अगर एक लैब में आप टेस्ट ले रहे हैं तो उसकी कोई और वैल्यू हो जाती है और दूसरे की कोई और हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी जो टारगेट लेवल है अगर आपको गाउट है और आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल जो है वो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। मोस्टली पेशेंट्स को हाई यूरिक एसिड लेवल ही डिटेक्ट होता है और लो यूरिक एसिड लेवल जो है वो बहुत कम पेशेंट में फाइंड होता है। हाई लेवल जो यूरिक एसिड का है वो इसलिए वो इंडिकेट करता है कि जो किडनीज हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं, वो यूरिक एसिड रिमूव नहीं कर रही हैं। और जो अगर आपको कैंसर है और अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट्स लेके जा रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है। So next we will discuss about the cholesterol test. Firstly we will talk about cholesterol. What is cholesterol? Cholesterol is a soft waxy fat that our body need to function properly. And we will discuss about the synthesis of the cholesterol. कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पर डे सिंथेसाइज होता है और जो इसकी सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में
वो लिवर, इंटेस्टाइन, स्किन, एड्रिनल कॉर्टेक्स और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के हाई और लो लेवल की वजह से डिजीज, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकती हैं. मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास डिजीज़ हैं वो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं. अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट आएगा वो हार्ट पे आएगा, और इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ जो हैं वो बहुत मोस्ट कॉमन है. फर्स्टली जो हमारे पास हार्ट डिजीज़ होती है उसमें स्ट्रोक और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, और हार्ट अटैक भी हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से. नेक्स्ट डायबिटीज़ अगर ज़्यादा होगी तो कोलेस्ट्रॉल, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा डायबिटीज़ की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और हाई ब्लड प्रेशर का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ अथीरोस्क्लेरोसिस. इसमें यह होता है कि जो आर्टरीज़ हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस होती है. लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये बहुत कम होता है, लेकिन जो इसके इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं उनमें कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा देखे जाते हैं, और हेमोरेजिक स्ट्रोक, इसका इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जो है वो ब्रेन पे आता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लिवर डिजीज़, हाइपरथायरॉयडिज़म, थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और एड्रीनल इंसफिशेंसी, एड्रीनल ग्लैंड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम बनाएगी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने की वजह से. और मेल न्यूट्रिशन होगा. न्यूट्रिशन में अगर हम न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, हम फूड कम ले रहे हैं, उसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होगा, सीलियक डिजीज़ हो सकती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डज द कोलेस्ट्रॉल मेजर्स. कोलेस्ट्रॉल टेस्ट मेजर. कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जो है वो 4 टाइप के लिपिड्स और फैट्स को मेजर करता है हमारे ब्लड में, जिनमें फर्स्ट जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल, देन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और नेक्स्ट इज ट्राइग्लिसराइड. टोटल कोलेस्ट्रॉल. Total cholesterol is the total amount of cholesterol in the blood. Next is high density lipoprotein cholesterol. ये जो है ये हमारे पास एक बैड कोलेस्ट्रॉल है. अगर इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो हार्ट अटैक जो है वो भी ज़्यादा, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा. नेक्स्ट हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ रेफर्ड एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये जो है ये हेल्प करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से रिमूव करने में. नेक्स्ट इज ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स आर बेसिकली द फैट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उनको कैलोरीज में कन्वर्ट कर देती हैं, और वो जो है वो फैट सेल्स में स्टोर हो जाते हैं. अगर कोई पर्सन जो है वो ओवरवेट है या डायबिटिक है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टेस्ट. कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में सबसे पहले ये होता है कि अगर हम किसी भी पर्सन ने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना है तो वो डॉक्टर जो है वो उसको कहेगा, और उसके लिए वो उस पर्सन को ये कहेगा कि वो 9 to 12 आवर्स जो है बिफोर टेस्ट कुछ भी नहीं, ना कुछ वो खाएगा और ना कुछ पिएगा, उनसे ईटिंग से अवॉइड करेगा. तो ये जो टेस्ट हैं ये मोस्ट कॉमनली जो है ये मॉर्निंग में किए जाते हैं, और उसके अलावा अगर पर्सन ने अपना HDL लेवल या टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा दिया तो उसके बाद वो सब कुछ खा सकते हैं. नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिजल्ट के कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या रिजल्ट्स
आते हैं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट की वजह से। कोलेस्ट्रॉल लेवल आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डेसीलीटर। So ideal results for most adults are, firstly, we will talk about the total cholesterol. टोटल कोलेस्ट्रॉल में ये होता है कि जो इसकी लेवल और इसकी अमाउंट जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। और सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो अमाउंट है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। और थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसकी अमाउंट जो है वो 60 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है या 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की जो अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, 150 से कम भी हो सकती है। So that's all about the clinical chemistry. If you have any question, you can ask. Thank you.